नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले भी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण को लेकर के कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसका आज फाइनल डिसीजन आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3-2 के जजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। उसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी भी चीजें बताने का प्रयास करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जो हमारे संविधान में क्या क्या इसके लिए प्रोविजन है, और लगभग लगभग आरक्षण से संबंधित अब तक किस किस प्रकार के जो प्रयास किए गए हैं, और उस समय जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और उस समय जो डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। इस वीडियो में टोटली मैं प्रयास करूंगा कि इसको एक समराइज रूप आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करूं। तो चलिए सबसे पहले आज का जो न्यूज है उसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, और फिर जो इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पीछे की क्या कहानी है खासकर आरक्षण को लेकर के, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा सागर में गागर हो, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है कि लगभग आप 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के वीडियो में आप पूरे आरक्षण को समझा पाए और सामने वाला आपको समझ पाए। तो ये दोनों चीजें समझाने वालों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजेज हो सकता है, और समझने वालों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजेज हो सकता है। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि काफी कम से कम शब्दों में आपको पूरी जो भी घटना परिघटना है उसको मैं समेट पाऊं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में 103 यानी 103 संविधान संशोधन हुआ, और उसकी अगर विधेयक की बात करें तो 124 वो विधेयक था, जिसको बिल कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी अ, प्रावधान जिसको एक्ट बनाना होता है, लॉ बनाना होता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति के शासन नहीं होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जब तक पास नहीं होता है तब तक उसको बिल कहा जाता है। इतना मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप लोग ये बेसिक चीजों को समझ पा रहे हैं। तो लगभग लगभग 2019 में लगभग 103 संविधान संशोधन हुए, और उसमें इकोनॉमिक वीकर सेशन, यानी अगर कहा जाए तो जो ईडब्ल्यूएस के लिए, लगभग स्वर्ण जाति के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण, लगभग इसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तथ्य के आधार पर दिया गया। और इस चीज को आपके फंडामेंटल राइट जो संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मेंशन किए गए हैं, उसमें एक है राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी के तहत लगभग आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, लगभग 4-5 आर्टिकल में राइट टू इक्वलिटी को व्यवस्थित रूप बनाने के लिए आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो उसमें आपका देखिएगा तो आर्टिकल 15 में क्लोज 5, और सॉरी, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 15 है उसमें क्लोज 6, और आर्टिकल 16 में क्लोज 16 क्लोज 6, मतलब 15 में 15 क्लोज 6 और 16 में क्लोज 6, दो आर्टिकल जोड़े गए। कहने का मतलब था जो आर्टिकल 15(5) था, उसका कुल मुद्दा ये था कि लगभग जो एजुकेशनल सेक्टर होते हैं, एडमिशन हो गए, उसमें आपको जो इकोनॉमिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो लोग वीक होंगे उन लोगों को 10% आरक्षण दी जाएगी। और 16(6) में ये बातें लिखा गया, 6 में, कि जो लोग जैसे जो भी जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब होते हैं, उसमें अगर कोई इकोनॉमिक सेक्शन से काफी मजबूत नहीं है, वो काफी कमजोर है, उस स्थिति में 10% आरक्षण की बात कही गई। ये सारा चीजें लगभग आप लोग वाकिफ होंगे, 2019 के जनवरी फरवरी की बात है, और उसमें यह एक कानून बन गया। और कानून बनने के बाद लेकिन कुछ अपोजिशन के लोग थे, और कुछ लोगों ने इसका चैलेंज किया, और लगभग लगभग उस समय जो, मतलब 2019 के बाद एक बार 3 जज की बेंच बैठी, लेकिन उसका भी कोई व्यवस्थित
रिजल्ट निकल के नहीं आया। फिर यही अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में फिर इसको चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद अभी के जो हेड जज हैं यू ललित, वो आज ही के दिन रिटायर होने वाले हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और फैसला आज ही आया है, और फैसला आज आया है तो इन्हीं की अध्यक्षता में लगभग 5 जज की एक बेंच बैठी। सितंबर एंड की बात है, और लगभग आज के दिन यह फैसला निकल करके आ गया है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आज जो फैसला जो निकल करके आया है, मैं कुछ न्यूज क्या क्या कवर अप किए हैं, लगभग जो 5 जजेज हैं, 3 और 2 के बीच में यह जजमेंट आया है। कहने का मतलब है जो 5 जज जो है, वो 5 जज में 3 लोगों का एक मत है और 2 लोगों का एक मत है। चूंकि यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट में, आखिर जो लोग अपोजिशन वाले थे उन्होंने किस बात को लेकर के चैलेंज किया था, तो इसके लिए 2-3 आधार थे। इसमें ये बात बोला गया था कि जैसे मान के चलिए जो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड सेशन है, जिनको मान के एक एंगल से अगर देखा जाए कि जो आर्थिक तौर पर जो लोग कमजोर हैं, सिर्फ और वो उन्हीं को क्यों आरक्षण दिया जाए, और खासकर जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हीं को क्यों दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर अब तक जितने भी आरक्षण दिए गए हैं उनका आरक्षण का आधार जाति रहा है, लेकिन पहली बार अगर इसमें आर्थिक कंडीशन को अगर ऐड किया जा रहा है तो उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही क्यों शामिल किया जा रहा है, उसमें ओबीसी एससी एसटी को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसको लेकर के अपोजिशन वाले ने पिटीशन डाला था, और कुल मिलाकर उनका मानना था कि क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कि लगभग 1975 से 77 के बीच में कुछ सरकार जब इमरजेंसी लगी थी तो वहां की जो बहुमत में जो सरकार हुआ करती थी उन्होंने मनमाने अमेंडमेंट किए। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये ऐसे संविधान संशोधन थे, लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 42 और 44 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। इतना अमेंडमेंट किए गए इसमें। तो इसको लेकर के जो एक लैंडमार्क जजमेंट आया 1973 में केशवानंद भारती को लेकर के, और केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये बातें कहा था कि पार्लियामेंट के पास इतना अथॉरिटी है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है या उसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि आप एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो इसकी जो मूल भावना है हमारे संविधान का, उसका आप हनन नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। फिर हो सकता है कि अब बहुत सारे कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो उस समय पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट के तहत जो जो वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहें। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ये बातें कहा कि वक्त आएगा, समय आएगा तो हम ये बताते रहेंगे कि कौन से मुद्दे को बेसिक स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाए या नहीं। तो उसी बात को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को बताने का प्रयास भी किया है। लगभग आप लिस्ट देखिएगा तो उसके कुछ ठीक ठाक अब तक लिस्ट बन गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के। तो उस आधार पर के लगभग आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो अपोजिशन वाले जो लोग हैं उन्होंने बोला कि अभी तक जो जाति आधार पर जो आरक्षण दिए जाते थे वो सब ठीक था, लेकिन अभी के समय में जो पहली बार आर्थिक स्तर पर जो आरक्षण दिया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को क्यों दिया जा रहा है। तो यही कुछ मुद्दा था, और इसी मुद्दे को लेकर के इस 5 जज की बेंच ने 3-2 के अनुपात में अपना रिजल्ट दिया है। खासकर अगर बात करें यू ललित, मैं थोड़ा सा नाम आप लोगों को बता दूं न्यूज़पेपर में आज क्या क्या पब्लिक किया गया है। जैसे जस्टिस रविंद्र भट्ट और यू ललित, इन दोनों का मानना था कि पहले ही लगभग 50% आरक्षण की बात इंदिरा सहनी के केस में कही जा चुकी। तो अगर ये लगभग वो 50% हो गया जाति के आधार पर, और ये 10% आप रिजर्वेशन अगर इकोनॉमिक जो वीक है
उनको अगर आप देते हैं तो कुल मिला के 60% के आसपास आपका आरक्षण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यह वैलिड नहीं है। तो लगभग जो यूवी ललित के साथ एक और जो जज हैं, दोनों लोगों ने मिल करके ये बात बोला कि जो भी मतलब ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो 10% जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, वह आरक्षण व्यवस्थित नहीं है, वह संवैधानिक तौर पर व्यवस्थित नहीं माने जाएंगे। इसके अपोज में 3 जज और थे। उन 3 जजों का नाम मैं आप लोगों को समक्ष बताने का प्रयास करता हूं। एक है जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एक है जस्टिस बेला त्रिवेदी और एक है जस्टिस परदीवाला राय, पारदीवाला राय। तो कुल मिलाकर के इन 3 लोग जो हैं, इन 3 लोगों का एक ही जजमेंट है। इन लोगों का कहना है कि चूंकि अभी के समय में जो 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है, वह 10% आरक्षण वैलिड होना चाहिए। क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो अभी तक जो 50% जो आरक्षण है, तो 50% आरक्षण सिर्फ और सिर्फ सोशल स्तर पर इक्वल करने का प्रयास है। कहने का प्रयास, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत के संविधान में आपने प्रियम्बल का नाम सुना होगा और एक है डीपीएसपी। तो भारत के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 बातें कही गई है कि जो मतलब हम समानता उस स्तर पर आएंगे, राइट टू इक्वलिटी 3 स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। मतलब सोशल स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर और पॉलिटिकल स्तर, मतलब सामाजिक स्तर पर और इकोनॉमिक सॉरी मतलब आर्थिक स्तर पर, और एक है न्यायिक स्तर पर। तो जो जाति आधार पर जो आरक्षण दिया गया, वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसका संबंध समाज से है। जो अभी 10% जो दिया जा रहा है, वो है आपका आपका आर्थिक क्षेत्र से। तो इन्होंने, जो 3 जज हैं, इन्होंने आधार दिया कि जहां तक अंबेडकर का मानना था, अंबेडकर क्या सोचते थे आरक्षण को लेकर के, अंबेडकर का मानना था कि आरक्षण का मतलब वो होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप किसी स्टेडियम में खड़े हैं और आप स्टेडियम के सामने एक दीवार है, और उस दीवार पर से सिर्फ और सिर्फ उस दीवार के बाहर सिर्फ 6 फीट के लोग ही देख सकते हैं। और आप हैं, जिसे मान के चलते हैं कि अगर एक आप एक्स नाम के एक इंसान है और आपका हाइट 6 फीट है, आप वहां पर खड़ा होकर के मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपके बगल में 2 लोग हैं जिनकी हाइट लगभग 5 फीट है और एक की हाइट लगभग मान के चलिए 4 फीट है। तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि आप 6 फीट हैं तो आप मैच देख रहे हैं, लेकिन जो 5 फीट और 4 फीट वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा पुशअप दिया जाए कि वो 6 फीट के बराबर आ जाए, ताकि ये भी आपके साथ मैच देख सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जाति आधार पर अगर आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो सही है, लगभग 50% आरक्षण दे दिए गए। लेकिन जो मान के चलते हैं, जो सवर्ण जाति के लोग हैं और वो इकोनॉमिकली काफी वीक हैं, और इकोनॉमिकली काफी जब वीक है तो थोड़ा सा उनको पुशअप तो देना चाहिए। और जिस प्रकार से जैसे अभी के समय में जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं 50% में, अभी के समय में जो 50% है विद्यमान, जैसे ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो क्या सारे ओबीसी, एससी, एसटी गरीब स्तर के हैं? क्या जनरल कैटेगरी के कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी मतलब सामाजिक दशा काफी खराब है? तो इस आधार पर उन्होंने कुछ बातें कहा। फिर भी यहाँ पर जो यूवी ललित के द्वारा यह भी बात मानना था कि जो कंडीशन जो डेवलप हुए हैं अभी के समय में ईडब्ल्यूएस को लेकर के, और जो 50% आरक्षण को लेकर के, जो पहले जो जाति आधार पर दिए गए हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट दिया गया था क्रीमी लेयर का। कहने का मतलब है कि क्रीमी लेयर वो लोग होंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, कोई अगर पेशे से वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और उसका संबंध ओबीसी, एससी, एसटी से है, तो उसको आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। ये भी बात सही। लेकिन कुछ
स्टेट में आप जाएंगे जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका क्षेत्र में, साउथ इंडिया में, तो लगभग लगभग आरक्षण लगभग 69% तक चला गया। इसका कारण यह है कि जो मतलब अपोज कर रही थी ईडब्ल्यूएस 10% का, डीएमके पार्टी तमिलनाडु का, तो उस जो क्षेत्र से वो आती है वहां पर सवर्ण जाति मात्र 4%। तो जितनी भी कुछ पार्टियां हैं अभी के समय में, कुछ इसमें थोड़ा सा वोट बैंकिंग होता है, बकायदा आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो कुल मिला के एक कहानी डेवलप हो गई है, और लगभग 3 और 2 के मेजोरिटी में ये लगभग ये पब्लिकली बता दिया गया है, और जो भी चैलेंज किए गए थे उनको खारिज कर दिया गया है। अब यह जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो पूर्ण रूप से एक्ट बन गया है। ये तो था न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे और समझ पाए। एक इस न्यूज में एक बातें कहा गया है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जस्टिस पारदीवाला की राय है कि जो ये आरक्षण है वह परमानेंट बेसिस नहीं है। इस पर आने वाले समय में इस पर कुछ जो सेशन जो है, जो अपने वीकर कंडीशन से अगर उनमें डेवलपमेंट हो जा रहा है तो उन पर भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको आरक्षण से हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग किया जा रहा है, और वोट बैंकिंग किया जा रहा है तो आरक्षण सिर्फ बढ़ाए जा रहे हैं, और आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं तो एक ऐसा कंडीशन होगा कि लगभग आरक्षण की परसेंटेज इतना बढ़ जाएगी कि आज जो हालात है उससे बदतर स्थिति आने वाले समय में हो जाएगी। क्योंकि कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी सारे मुद्दे को छेड़ना पसंद करेगी, लेकिन आरक्षण वाले मुद्दे पर तो कोई मतलब इस पे इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा। मजे की बात यह है इसमें कि अभी के समय में सिर्फ आरक्षण इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन इस पर जो सेक्शन जो है वह गरीबी स्तर से उठ गए हैं और उनमें डेवलपमेंट भी हो गया है। अभी तक उनको देखा जाए तो आरक्षण की डिमांड करते रहे हैं, आरक्षण की मांग करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली आरक्षण मिलता भी रहा है। तो इस पर भी फोकस करने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा, ये सिर्फ कास्ट बेसिस पे, इकोनॉमिक स्तर पर, सिर्फ एक टेम्पोररी बेस पर जो आधार बनाए जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस स्थिति से जो आपका जो प्रियम्बल है या डीपीएसपी है, डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में ये स्पेशल तौर पे बातें कही गई है कि हम समाज में इक्वलिटी लाने का प्रयास करेंगे, और इक्वलिटी लाने का प्रयास 3 स्तर पर करेंगे: सामाजिक स्तर पर, और इकोनॉमिक स्तर पर, और पॉलिटिकल स्तर पर। सामाजिक स्तर पर मतलब जो भी आप देखते ही हैं कि जाति आधार पर दिया ही जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देखने को मिला है। अब 10% आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक स्तर पर मिल ही गया। अब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल स्तर पर आप देख, अभी के समय में आप देखिएगा कि पॉलिटिकल क्षेत्र में वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। तो जरा सोचिए कि राइट पे क्वालिटी कहाँ है। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दा है आप लोग इससे वाकिफ हो गए होंगे। अब थोड़ा सा आरक्षण के इतिहास पर नजर डालते हैं कि क्या कहानी है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो आरक्षण से लेकर के पहला रिजर्वेशन की बैठक काका कालेलकर के अध्यक्षता में मेरे ख्याल से देश की आजादी के बाद 1954-55 के आसपास हुआ। उसमें काका कालेलकर ने कुछ रिकमेंडेशन दिए आरक्षण को लेकर के कि क्या क्या कंडीशन डेवलप होना चाहिए, जो उस स्थिति में व्यवस्थित नहीं था, क्योंकि अभी देश आजाद हुआ था और हम लोग इस स्थिति में नहीं पहुंचे थे कि मतलब अगर कोई विवाद उत्पन्न हो, और जब विवाद उत्पन्न होगा तो हम डेवलपमेंट छोड़ के अपना देश के आंतरिक मामले में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता होगा 1975 के आसपास इमरजेंसी लगता है, और उसमें भर भर के बदलाव किए जाते हैं, और फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है 1978 में। और 1978 में उनकी सरकार आते ही उन्होंने प्रयास किया कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, और जितने भी पहले अमेंडमेंट किए गए थे उनको अच्छा सुधार करने का प्रयास किया, और लगभग एक मंडल आयोग बनाया, और मंडल आयोग से पूछा गया कि मतलब आरक्षण से संबंधित कि आरक्षण का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लगभग उस समय अगर देखा जाए तो उन्होंने अदर बैकवर्ड कास्ट के तहत लगभग 3700 के आसपास, लगभग मान के चलिए
लगभग 3500 प्लस जातियां इसमें बताई कि वो लोग अदर बैकवर्ड कास्ट में आएंगे। और उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो लगभग उन्होंने 27% आरक्षण की बात कही। लगभग 1980 का एरा था, उसमें पास नहीं हुआ। और लगभग एक दशक बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी और नरसिम्हा राव ने लगभग 27% का जो आरक्षण था उन्होंने उसको लागू कर दिया। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए उसका लगभग 1991 92 का बात है, वहां पर भर भर के इसके अपोज किए गए। लेकिन जो चीजें एक्ट बन जाती है तो उसको रिस्पेक्ट करना सबकी मतलब ये जिम्मेदारी बनती है। वो सारा चीजें सब चीज ठीक था। लेकिन लगभग 1995 96 97 के समय में बहुत सारे केस इससे संबंधित आने लगे। उसी में एक केस आया इंदिरा सहनी का, बनाम भारत संघ का केस आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उसमें कहा कि आरक्षण जो होना चाहिए वह आरक्षण जाति आधार पर दी जाए इंदिरा सैनी केस में। और वह टोटल जो रिजर्वेशन दी जाए वह 50% से ज्यादा ना हो। और जो भी अगर देखा जाए एक एंगल से, तो जो भी प्रमोशन होते हैं पद की, तो पदोन्नति में मतलब प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। इसमें बहुत सारे मतलब क्लोज सब क्लोज करके इंदिरा साहनी की एक लंबा सा लिस्ट है, 10 12 15 पॉइंट इसमें मेंशन है। उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, करेंगे कभी अगर इस पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को समझ प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। तो इंदिरा सहनी के केस में ये सारी बातें कह दी गई। और वही बातें बार बार मुद्दा निकल करके आता है कि जो इंदिरा सहनी के केस में जो 50% का जो आरक्षण दिया गया वह क्रॉस न करे, उसी को लेकर के ये विवाद चल रहे थे। और लगभग लगभग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मुहर लगा दी है। लगभग अगर 5 दिन का अगर यहाँ पर अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा है क्या इस निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो लगभग 5 जज की जो बेंच बैठी है उसके जगह पर 7 जज की बेंच बैठेगी। और 7 जज की जो बेंच बैठेगी इसको अपना स्टडी करेगी, उनको जो लगेगा अपना फैसला देंगे। तो बहरहाल अभी इस प्रकार की कोई घटना परिघटना नहीं है। अभी जो फैसला आ गया है ये फैसला मेंटेन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इससे संबंधित जो भी क्वेरी होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी महत्वपूर्ण न्यूज आए आप लोगों को समक्ष प्रेजेंट करूं। तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, कभी कभी आप लोग के समक्ष आने में मुझे थोड़ा सा लेट होता है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को। और आने वाले समय में मैं प्रयास करता हूँ कि एक निरंतर वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को समक्ष प्रेजेंट करूँ।